Hello bachcho, let's read the given question. The question says two blocks of unequal masses are tied by a spring. The blocks are pulled, stretching the spring slightly, and the system is released on a frictionless horizontal platform. Are the force due to spring on the two blocks equal and opposite? If yes, is it an example of Newton's third law? So बात करते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की. सो लेट्स से वी हैव अ प्लेटफॉर्म जिसे हम फ्रिक्शनलेस मानते हैं. सो ओके, यार ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो फ्रिक्शनलेस है. उस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, लेट्स से दिस एंड दिस, एंड अनइक्वल मासेस गिवन है. सो इसे हम m1 मान लेते हैं, इसे हम m2 मान लेते हैं. एंड इट इज बीन टाइड विथ अ स्प्रिंग. ऑलराइट, सो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है. अब क्या हो रहा है, इन दोनों ही मासेस को हमने स्ट्रेच किया है इस डायरेक्शन में with a force, let's say F. All right. So question में given है the blocks are pulled, stretching the spring slightly, and the system is released on a frictionless horizontal surface. So अब हमने दोनों ही तरफ से इसको stretch करके slightly छोड़ दिया है. So क्या होगा, spring will start, spring force अपना एक force लगाएगा on the block and whose direction will be in the opposite sense. Alright, so spring अपने आप को retain करने की कोशिश करेगा. Alright, so it will exert a force, that is Fs हम ले रहे हैं यहाँ पे. So this is the spring force over here. So हमें इसी force के बारे में पूछा गया है कि whether it is equal and opposite. So हमने यहाँ पे spring को assume किया है. Since the spring is massless, we can say since the spring, और यूजुअल केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसे मासलेस ही कंसिडर करते हैं. सिंस द स्प्रिंग इज मासलेस, सो ये जो फोर्स होंगी, द फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट ऑन द ब्लॉक. ऑलराइट, सो ये जो फोर्स Fs है, वी कैन से जितनी फोर्स ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे लगाएगा उतनी ही फोर्स स्प्रिंग इस ब्लॉक पर भी लगाएगा, और इन द अपोजिट डायरेक्शन. So we can say both of this will be of equal and opposite nature. All right. So ये हो गया first part of the question. So we can say yes, it is it is applying equal and opposite force on blocks. ऑलराइट, सो ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट का. अगर हाँ है तो न्यूटन का लॉ है ये हमें जानकारी देनी है. सो न्यूटन के लॉ, थर्ड लॉ के लिए, दैट इज टू बिकम एन एक्शन रिएक्शन पेयर, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनकी कंडीशंस क्या क्या है. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन. फर्स्ट इज बेसिकली तीन कंडीशंस होती है. फर्स्ट तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का फोर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है. लेकिन आगे दो और कंडीशन है इंपॉर्टेंट जो कि फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज कि फोर्स जो है सेम नेचर का होना चाहिए. सेम नेचर फोर्स, दैट इज रिएक्शन एंड एक्शन, जो भी फोर्सेस होंगे उनका नेचर सेम होना चाहिए. सेकंड, दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये दो चीज इंपॉर्टेंट है. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, लेट सपोज इस ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हम इसे यहाँ कंसिडर कर रहे हैं. सो इस पे स्प्रिंग द्वारा एक फोर्स लगाया गया Fs. ऑलराइट, और एक पॉइंट हम अगर बीच में कहीं सेलेक्ट कर लें, लेट से यहाँ पे अगर एक पॉइंट हमने ले लिया, सो इस पॉइंट पर ब्लॉक भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ. ऑलराइट, so we can clearly see कि ये action और reaction pairs हैं because they are of same nature and they are acting on different body. ये block पे act कर रहा है, ये spring पे act कर रहा है. और similarly यहाँ पे भी वो केस देखा जा सकता है. so ये बनेंगे action reaction pair but not this one. ये दो forces के बारे में पूछा गया है, so they are not action and reaction pairs. so similarly यही force हम यहाँ भी show कर सकते हैं, that is on this point F एस इस तरफ होगा. और सिमिलरली अगर हम यही पॉइंट कंसिडर कर लें यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन ये होगा. सो दिस इज अगेन एन एक्शन रिएक्शन पेयर, बट हमें इन दोनों के बारे में पूछा गया. सो दे आर नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.